हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिल्हारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको क्या है, रेगुलर जो नए सेशन के लिए जो 21-22 के लिए जो पढ़ाई होना है, वो पढ़ाई आपकी बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, आपको ध्यान से अपने साथ में एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना है फ्रेंड्स। और उसमें जैसे जैसे मैं जो भी चीज़ बोलते हुए चलूँगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड होगी आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो पहला अध्याय है इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले तो आज हम महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ना। नाम से स्पष्ट है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मतलब हम यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे और उससे समीकरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। मान के चलो कि दो या दो से कोई अधिक पदार्थ है, उन पदार्थों के मिलने से जो नया पदार्थ का निर्माण होता है, जो जिसका जो भी एक रासायनिक गुणधर्म वाला हो, है ना, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना फ्रेंड्स। और ये जो चैप्टर है आपका एकदम प्रैक्टिकली बेस पर है, जो कि आपको स्कूल में भी बताया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर जो भी चीज़ आपको समझ में आएगी हम आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कुछ बातें दी गई है, इसको आपको ध्यान से देखना है। क्या क्या दिया गया है आपके दैनिक जीवन से संबंधित है, क्योंकि आप कक्षा 10वीं में पहुँच चुके हैं और 10वीं की जो बातें मतलब आपको बहुत सारी नॉलेज होना ज़रूरी है। आपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। आप इसका पूरा जो जवाब है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी इसको पढ़ रहा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जितनी भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ इसका जो जवाब है मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। देखिए, और वही बच्चा कमेंट करेगा जो पढ़ाई के प्रति डेडिकेट होगा, है ना, अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखिए गर्मी में कमरों के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। आपके घरों में अक्सर ऐसा किया जाता है कि जब गर्मी होती है तो कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है ना, तो क्या होता है बताना है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन को पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं, है ना, इसके बारे में आपको पता ही होगा। अब इन परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति व पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। प्रारंभिक वस्तु का मतलब है ना, इनका जो पहले की जो अवस्था होती है, मान के चलो कि हम भोजन पकाते हैं, तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब हम भोजन को पकाते हैं तो जो चावल होता है ठोस अवस्था से फिर नरम माध्यम में परिवर्तित हो जाता है ना, ऐसे कुछ ना कुछ परिवर्तन देखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हमने पहले ही आपको बता दिया कि प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ चुका है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। फिर भी अभी हम यहाँ पर बताएंगे आपको आगे में। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना, और जब कोई भौतिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि कोई भौतिक अभिक्रिया हुई है। शायद आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है ना। आपके दिमाग में ये बात तो उठ रही होगी कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। वास्तव में बात सही है ना। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं, है ना। अभी हम क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। अब फ्रेंड फिजिकली रूप से तो मैं आपको नहीं बता सकता, फिर भी जो भी लिखा हुआ है उसके माध्यम से मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखो ये क्रियाकलाप है ना। क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले उचित होगा, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है बहुत ही क्रियाशील होती है, उससे साइड इफेक्ट बहुत सारे निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है आपको, मतलब एक मैग्नीशियम का टुकड़ा लेना है।
ठीक है, बर्नर लेना है जिसके माध्यम से हम उसको जलाना है फ्रेंड्स, और एक चिमटा लेना है जिसके माध्यम से हमको मैग्नीशियम के टुकड़े को पकड़ना है। ठीक है, अब क्या होता है, जब बर्नर के माध्यम से हम मैग्नीशियम के टुकड़े को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीज ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? मैग्नीज ऑक्साइड का। और क्या होता है फ्रेंड्स, एक सफ़ेद पदार्थ के रूप में बच जाता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें वाच गिलास में मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद मतलब राख बच जाती है। ठीक है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। चलो इसी के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। देखो आगे बात करते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है ना, एकदम चमकदार और वाइट कलर की लौ जलती है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, मतलब सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। मैंने आपको बताया था किसका चूर्ण है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया का कारण यह बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह आपको पहला प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, अब इसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं आगे कि आप कैसे पहचानोगे कि कैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए अपने पास 4 प्रेक्षण होते हैं। क्या होते हैं? 4 प्रेक्षण, या जिसको हम क्रियाकलाप कह सकते हैं, है ना। कितने? 4। सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करना है, बहुत ध्यान से समझो, है ना, कि अवस्था में परिवर्तन क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, जैसे कोई मान के चलो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था तो आपको पता है मुख्यतः रूप से 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस से सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाना, द्रव से गैस में, गैस से ठोस में, है ना। इन सभी प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन कहलाता है। दूसरा होता है, मान के चलो कि आपने कोई अभिक्रिया कंप्लीट कर रहे हो, यदि वो ठोस अवस्था में है ना, यदि वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आ गई बात आपको समझ में। दूसरी बात कि यदि मान के चलो कि रंग में परिवर्तन होता है, तो भी आपको कहना होगा कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, यदि मान के चलो कि गैस का निकास या उत्सर्जन हो रहा है, जब कोई आप अभिक्रिया करा रहे हो, मान के चलो अभी हमने मैग्नीशियम के टुकड़े को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहाँ से गैस निकली, है ना, गैस निकली, तो आप जब गैस निकलेंगी तो भी आप कह सकते हैं कि क्या यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आगे बात समझ में। फोर्थ है, चौथा तापमान में परिवर्तन। मान के चलो फ्रेंड्स कि आपने एक बीकर लिया, बीकर में आप अभिक्रिया को संपन्न करा रहे हैं और अभिक्रिया के कंप्लीट करते हुए बीकर गर्म हो गया, है ना। मान के चलो ये बीकर है, इसको कोई अभिक्रिया करा रहे हैं यहाँ पर कुछ, है ना। अब ये बीकर कैसा हो गया? गर्म हो गया। ठीक है, तो बीकर गर्म होने से आपको ये पता चल गया कि बीकर गर्म हुआ है, तो भी आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। आगे बात समझ में। ठीक है, इतनी चारों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा? ये पूरे चारों पॉइंट कौन सा? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। इन चारों पॉइंट के माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हुई है। आगे इतनी बात समझ में। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही। देखो फ्रेंड्स, ये जो अपने आसपास जितने भी क्षेत्र है, हम देखते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे फ्रेंड्स अभी हमने देखा, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि आप बर्फ़ का एक टुकड़ा लीजिए, आप कुछ समय पश्चात जो ठोस रूप से कैसे रूप में हो जाएगा? द्रव रूप में हो जाएगा। तो भी आप ये कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है, अर्थात यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हुई है। ठीक है, और इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आपको एकदम अपनी, है ना, एकदम जोश के साथ में पढ़ाई करना है, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमको चैप्टर को समझना है, अपने दैनिक जीवन में इस चैप्टर को उतारना है। ठीक है, आपको एकदम मैं रिलेटेड करते हुए बताऊंगा कि कैसा क्या होता है। ठीक है, देखो आज हम टॉपिक को कवर करते हैं जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, देखो रासायनिक समीकरण जैसे क्रियाकलाप फर्स्ट 1.1, जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया कि मैग्नीशियम की वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है।
तो हम उसको किस प्रकार से वैज्ञानिक रूप में प्रदर्शित करेंगे उसके बारे में हम पूरा अध्ययन यहाँ पर करेंगे, है ना। देखो, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, हमने वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, मान के चलो कि आप इस पॉइंट को याद करते हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड परिवर्तित होता है। ठीक है, आप 4 लोग को भी यही बताओगे जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। मतलब ये वाक्य कहीं ना कहीं आपको बहुत लंबा लगेगा। आप मम्मी को बताओगे, पापा को बताओगे, भाई को बताओगे, बहन को बताओगे, ये पूरा वाक्य बहुत लंबा हो जाता है। तो इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि वाह यार, इसको हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं ये भी देखते हैं। तो इसे हम शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। किसके रूप में? शब्द समीकरण। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ एक एरो का चिन्ह दिया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसे अभिकारक भी लिखा है और उत्पाद भी लिखा है। ठीक है, तो कैसा होता है कि अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। बात आ गई समझ में? मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको हम कहेंगे अभिकारक, और जो नया जो परिवर्तन होगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होगा उसे हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है, अभिक्रिया से नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। आगे बात समझ में? ये हो गया आपका अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। अब फ्रेंड्स, अब देखो, अब हमने इसको शब्द समीकरण के रूप में लिखा तो ऐसा लग रहा है कि शब्द समीकरण भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कठिन लग रहा है। तो इसे ही इजी बनाने के लिए हमने क्या काम कर सकते हैं, इसको और भी, जैसे मैग्नीशियम है तो इसका संकेत, ऑक्सीजन है तो इसका संकेत, मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो इसका संकेत के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, देखो देखिएगा, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। देखो, हमने लगाया, अभी बीच में तीर का निशान लगाया था, इधर अभिकारक था, इधर उत्पाद था। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS, जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। चलो यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग। देखो, यहाँ पर हमने लिखा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये लेफ्ट हैंड साइड है जिसको LHS कहा गया है। ठीक है, LHS। ये राइट हैंड साइड है तो इसको RHS कहा गया है। ठीक है, तीर का चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिकारक से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? उत्पाद का निर्माण हुआ है। आगे बात सबको कंठस्थ याद हो जाना चाहिए परफेक्टली रूप से। ठीक है, चलो देखते हैं अब आगे रासायनिक समीकरण लिखना। किस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखते हैं ये टॉपिक को हम समझ लेते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। ठीक है, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि, जैसे बताया मैंने फ्रेंड्स आपको शब्द समीकरण पहले दिया था, अब उससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जाता है ना। मैंने बताया आपको कि शब्दों, हम जैसे वहाँ मैग्नीशियम लिखा था उसके जगह उसका संकेत लिख लेंगे। और रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें, मतलब याद करें, तो उपरोक्त शब्द समीकरण को इस प्रकार लिखा सकते हैं। कैसे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बात आ गई। तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। जैसे यहाँ पर तीर के चिन्ह के बाईं ओर की बात करते हैं, मैग्नीज प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1, तो इधर भी कितनी है? 1। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है? 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। फ्रेंड्स, यहाँ तो गड़बड़ हो गया कि ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। ऐसे में काम कैसा चलेगा, है ना। इसी को कंप्लीट करने के लिए अब हमको समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। बात आई आपको समझ में कि क्या होगा? इसको संतुलित करने के लिए इधर भी मैग्नीशियम की संख्या, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाए और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाए,
है ना। क्या परमाणु संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है ना। मतलब यदि परमाणु संख्या बराबर हो जाती तो समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं, और अभी नहीं है तो इसे हम कैसा कहेंगे? असंतुलित समीकरण, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। इसको हम ढांचा समीकरण भी कहते हैं। जो समीकरण संतुलित नहीं होता इसे हम ढांचा समीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।